हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, वैसे आपको पता है ना, यमन में एकदम गृह युद्ध चल रहा है। कितने साल हो गए उसके। तो आपको लगता है क्या कि भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए वहां पे जो चल रहा है उसमें? क्यों दूसरों के काम में टांग अड़ानी चाहिए? हाँ। है। हम्म। हम्म। ऐसा मतलब आज तक तो हम ऐसा ही सुनते आए हैं कि भाई हम यूएस में देखते हैं, यूएस हर जगह वहां पे कितने उनको गाली मिलती है, तुम बाकी जगह पे क्यों टांग अड़ाते हो? है, हाँ अपने हाँ काम से काम रखना चाहिए। हाँ। दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों है ना? बाहरी हाँ। हम खुद ही बोलते हैं आप हमारे कामों में दखल अंदाजी मत करो। है, तो ये हम्म। दखल अंदाजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट आज तक हमने तो ऐसे ही सुना है। तो हमने वो ये। हमने श्रीलंका हाँ में दखल अंदाजी की तो उसके बाद में क्या क्या हो गया देखो। हाँ 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 तो हाँ। एक बुरा एक्सपीरियंस भी है हमारी कंट्री का। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने भी यही सुना है सौरभ। और मैं तो आप जानते हैं, मैं यथार्थवादी हूँ इन सब मामलों में, रियलिस्ट। बिल्कुल। और हाँ। रियलिज्म में ये बैठती नहीं है बात की मध्यस्थता क्यों करनी चाहिए, है ना? तो ऐसे ही मैं भी सोचता था, और इसीलिए आपने ये जो हम लोगों ने एक किताब निकाली है पिछले दिसंबर में, इंडियाज मैराथन। तो उस किताब में मैं एक संपादक हूँ उस किताब का, और उसमें हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया था बदलती विश्व व्यवस्था पे, है ना? तो हाँ हम लोगों ने बिल्कुल। 15 चैप्टर है इस किताब में, और काफी लोगों ने कई विषयों पे लिखा है कि भारत को मतलब आंतरिक तौर पे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे क्या करना चाहिए पिछले 20-30 सालों में ये बदलती विश्व व्यवस्था को मैनेज करने के लिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है। मेरे विचार तो बताइए हैं मैंने। लेकिन उसमें एक चैप्टर था जिसमें एक बात आई कि भारत को क्यों मध्यस्थता करनी चाहिए बहुत ज्यादा, कंपेयर टू जो आज कर रही है भारत। ठीक है, करेक्ट। तो मतलब ये एक ऐसा चैप्टर था, उसका टाइटल है इंडिया एज एन इंटरनेशनल पीस मीडिएटर। तो ये इस चैप्टर ने मेरी सोच को बहुत ज्यादा चुनौती दी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ जैसा आप सोचते हैं, ना? तो फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं इसके ऊपर चर्चा की जाए, और इसीलिए उस चैप्टर के ऑथर राजा कार्तिकेय हैं हमारे साथ। और राजा तो पहले भी आ चुके हैं पुलियाबाजी में, तो हमारे बिल्कुल। श्रोताओं के लिए वो अपरिचित तो नहीं है। और राजा ने तब क्लाइमेट चेंज पर बात की थी, वो अंटार्कटिक गए थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में कि मध्यस्थता क्या है, क्यों है, और भारत को क्यों करना चाहिए इस मुद्दे पर बात। तो राजा, स्वागत है आपका एक बार फिर पुलियाबाजी में। धन्यवाद प्रणय, सौरभ। इट्स रियली नाइस टू बी बैक। ग्रेट। तो वैसे राजा तो मध्यस्थता से काफी जुड़े हुए भी हैं, और अफगानिस्तान, इराक वगैरह में जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से चलते रहती हैं डिस्कशंस, उसमें उन्होंने पार्ट भी लिया है। लेकिन ऑब्वियसली अभी तो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात कर रहे हैं कि ये क्या है मध्यस्थता, और हम लोग इसे बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो राजा, पहले तो ये बताइए, ये मध्यस्थता को हम लोग परिभाषित कैसे करें? क्योंकि जैसे जो अमेरिका अभी अफगानिस्तान में कर रहा है, वो तो फोर्स भी यूज कर रहा है, और एक तालिबान के साथ पीस डील भी कर रहा है। तो वो मध्यस्थता कहलाई जाएगी क्या? आप कैसे परिभाषित करेंगे इसको? या इसको ऐसे मांडवली कर ली टाइप से ऐसे बोलना चाहिए, हाँ। हाँ। जी, धन्यवाद प्रणय, सौरभ। ऐसा है कि मध्यस्थता जो है हम्म। हम सभी करते हैं हम्म। और हर वक्त करते हैं। हम्म। आजकल शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे माँ बाप अपने लैपटॉप पे बैठे हैं और फिर बच्चे एक और लैपटॉप पे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम्म। और फिर माँ बाप आते हैं और कहते हैं कि भाई, तो पहले किसने शुरू किया, सब पहले किसने हाँ शुरू किया, ऐसे तुम्हें क्यों लैपटॉप चाहिए? हाँ वो दोनों से अलग अलग बात करते हैं कि भाई कि अच्छा, तुमने तुम्हें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्लासरूम की पढ़ाई करनी है, अच्छा तुम्हें कार्टून्स देखने हैं, हम्म। अच्छा ठीक है तुम ऐसे करो। फिर एक एक सॉल्यूशन निकलता है। कुछ माँ बाप ऐसे करते हैं, कहते हैं कि हाँ बारी बारी लैपटॉप मिलेगी दोनों को, ठीक है। हाँ या हाँ फिर कुछ कहते हैं कि अच्छा दोनों मिलके बैठ के ये चीज अभी के लिए देखो, क्योंकि हम्म। तो ये जो मैं छोटे से मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म। यही मध्यस्थता है। और हम्म। ये हर वक्त, हर घर, हर जगह हम करते हैं। हम्म। और जब हम किस लिए करते हैं, हम ये मतलब घर में शांति के लिए करते हैं। तो आप हम्म। सोचिए, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम मान के चले, हम्म। तो विश्व शांति के लिए भारत हम्म। क्या कर रहा है?
अगर हम जैसे मैं सुन रहा था पहले सौरभ कह रहे थे कि दखल अंदाजी क्या करनी है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें दो बातें मैं कहूंगा। एक तो ये कि आज ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में शायद ही दुनिया में ऐसा कोई युद्ध या गृह युद्ध हो जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर हम पे ना पड़ता। दूसरी बात, हम अगर चाहते हैं कि ये धरती, ये जो हमारी हमने जो ये दुनिया कायम की है दूसरे महायुद्ध के बाद, जिसमें हम करीब अभी 75 साल से हम एक शांति का दौर देख रहे हैं। इसे विशेषज्ञ लॉन्ग पीस कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हम अपने दादा परदादा उनसे अगर हम बात करते तो हम पता चलता कि दो महायुद्ध जब आए थे, विश्व युद्ध 30 साल के के अंतर पे, तो कैसे दुनिया हिल गया था, कैसे उनकी जिंदगी बदल गई थी, कितने घर बिछड़ गए थे, कितना इकोनॉमिक असर कितना पड़ा था। और हम जब 75 साल से हम एक शांति का दौर कायम है दुनिया में, तो इसका कारण क्या है और इसको कैसे बना के रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आखिर हम भी दुनिया के नागरिक हैं, और बल्कि दुनिया में 1/6 तो इस वक्त हिंदुस्तानी ही है, अगर पॉपुलेशन की नजर से देखा जाए तो क्या ये हम पे इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये शांति बनी रहे? लेकिन उसका फायदा होना चाहिए ना कुछ, राजा। अगर फायदा नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीजें करनी है हमें, और पर हम लोग हमेशा रिलेटिव इम्पोर्टेंस देखते हैं ना। तो इसका आपको लगता है कि अभी के दौर में भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए इस बात को? खैर, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही मुद्दा है इस पुलियाबाजी का। लेकिन मैं आपसे थोड़ा एक और बात करनी थी कि जो अमेरिका जैसे अफगानिस्तान में कर रहा है, वो मध्यस्थता कहलाएगी क्या? देखिए, ऐसा है, वो तो खुद वहां पे कई बार ऐसे होता है कि एक मध्यस्थता आप कर रहे हैं तो उसमें आप खुद एक पक्ष भी हो सकते हैं, पार्टी भी है, ब्रोकर भी है। हाँ, पार्टी भी ब्रोकर भी। देखिए, अब जैसे कहें, मतलब मैं कहूंगा कि और मध्यस्थता आजकल के, मतलब दुनिया के जितने विवाद होते हैं उसमें कई तरह के मध्यस्थता करने वाले एक्टर्स होते हैं। एक जो मतलब कुछ एनजीओस हैं, बहुत बड़े एनजीओस हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स हैं, मान लीजिए मार्टी यातिसारी या उस तरह के, जो कि उनके पर्सनल प्रेस्टीज पे जो कर रहे हैं। जिमी कार्टर, बिल्कुल। और जो फिर आपके जो हैं फिर कुछ देश जो कर रहे हैं, और ये सबको समझ में आता है कि जो देश मध्यस्थता कर रहा है, तो उन पक्षों को भी पता है कि दुनिया में मतलब एक ठीक है, मतलब असल में कोई निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत सब जो है उनके अपनी इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ तो मतलब जब मध्यस्थ, हाँ बिल्कुल, मतलब ठीक है, रहता है, तो मतलब रहने से कुछ गलत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब एक कोई भी राष्ट्र जब ये मध्यस्थता करता है तो सिर्फ इस वजह से कि उन पक्षों को पता है, या उनको लगता है कि आपका कुछ इसमें मतलब होगा, वो बल्कि आपको ज्यादा इज्जत देते हैं, मतलब आपकी बात ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको शक करने की जरूरत नहीं है कि इसको इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, हाँ, इसको कुछ मतलब है, ठीक है। और लेकिन उसके बावजूद जो करने से उस मध्यस्थता करने वाले को क्या मिलता है? उसको एक तो वो गौरव कि आप एक एल्ट्रुइस्टिक नजर से, मतलब एक दुनिया के की एक उस सोच से जा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं शांति कायम करने का। एक दूसरा ये कि इसमें आपके डिप्लोमेटिक एपरेटस का जो मैच्योरिटी है वो नजर आएगा, क्योंकि मध्यस्थता सबकी बस की बात नहीं है। ये करने के लिए आपको सबसे पहले मध्यस्थता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो कहते हैं कंसेंट, यानी
जो पक्ष हैं वो राजी होने चाहिए कि आप मध्यस्थता उनके बीच में करें। तो वो जो उनसे जो कंसेंट हासिल करना जो है, इससे पता चलता है कि आपके किस तरह के संबंध हैं उनके साथ, आपने किस तरह के संबंध बना के रखा है, ये आपकी कितनी इज्जत है, कितना आपका वजन है। बेसिकली वजन भी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं बिना वजन के तो नहीं कर सकते, कोई राजीनामा नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो और वजन जो है उन दो पक्षों के ही प्रति ही नहीं, पर कभी-कभी जो देयर इज समथिंग, मतलब जो एक मॉरल वजन भी होता है कि मतलब अगर आप देखेंगे, और भारत का इस मामले में तो काफी रहा है कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत का एक इतिहास रहा है गुटनिरपेक्षता का। तो भारत का की जो छवि है वो काफी बड़ी है। तो इसकी वजह से भारत ने मतलब कई ऐसे युद्ध हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे भारत ने सभी के साथ बना के रखा है। और आज कुछ ऐसे मसले हैं, मान लीजिए सीरिया हो या जैसे, जिसमें जो बहुत पेचीदा हैं, जिसमें लेकिन भारत शायद ही कोई ऐसा पक्ष होगा जो कहेगा कि भारत हमारे खिलाफ है। तो भारत का ये एक खासियत रहा है। तो आप इसका जो है एक इस्तेमाल करने का भी जो है ये वक्त है। और सबसे अहम बात है कि आज जैसे आप संयुक्त राष्ट्र में मान लीजिए आप दावेदार हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल में आप परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य होने की बात करते हैं। तो मतलब हम दक्षिण एशिया से बाहर भी तो सोचें। तो ऐसे में कि हम क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं दुनिया में, पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए। तो लेकिन ये कोई पद या कोई कोई चीज को हासिल करने के लिए नहीं मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, बल्कि मध्यस्थता करने से कुछ चीजें अपने आप आएंगी। अच्छा। तो मैं और ये कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास तो बहुत लंबा है और हमारी ये हर जगह इसके बारे में, जब महाभारत में श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों और कौरवों के बीच में बात करने के लिए, तो वो भी मीडिएशन ही था। जब चोला राजा 12वीं शताब्दी में आजकल जो मलेशिया है, वहां पे श्रीविजय किंगडम था, और श्रीविजय के राजा और चीन के सॉन्ग साम्राज्य के बीच में जब उन्होंने मध्यस्थता की थी, तो वो भी एक इसका ही नमूना एक था। और जब 1940 में 40-41 में जब दिल्ली और बगदाद के बीच में जब कुछ तनाव छिड़ गया था, तो दिल्ली में जो ब्रिटिश सरकार बैठी थी, तो उन्होंने मतलब जो ब्रिटिश सरकार की जो ब्रांच थी बगदाद में और लंदन के बीच में, उन्होंने मध्यस्थता की थी। तो हम बार बार हर जगह जो है हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में ऐसे कई बारी ऐसे आई। 1950 की मैं बात करता हूँ, 50 के दशक की, जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में थे, जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में था, और हमारे उस वक्त के राजदूत थे सर BN राव। और जब कोरिया के ऊपर युद्ध के बादल छाने लगे कोरिया के मामले में, और ऐसा लगने लगा कि शायद फिर से एक न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए इस बात को लेके, तो कैसे उन्होंने सुपर पावर्स के बीच में उन्होंने इस तरह का मतलब मध्यस्थता की कि उसके बाद एक UN फोर्स वहां पे ऑथराइज हुआ। क्या कोरियन वॉर हुआ, लेकिन न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई, वॉर को न्यूक्लियर वॉर ना होने दिया। तो मतलब और भारत ने खुद उसमें 5000 सिपाही भेजे थे कोरिया में। तो देखिए, हमने बार बार अपनी जिम्मेदारी दुनिया में निभाई है, UN पीस कीपिंग को खासकर के साथ में, लेकिन मतलब अपनी सेना को भेज के। लेकिन आज अगर हम अपने डिप्लोमेसी को इसी तरह से लगाएं, तो सोचिए हम क्या कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है राजा। पर ये राजा, हमारे पास में सेना काफी है, डिप्लोमेट्स तो है नहीं ना, एक ये भी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में?
जी बिल्कुल, सवाल तो यही है कि तो कम है तो क्यों है, और भारत में 800 से कम, जो मतलब भारत की जो डिप्लोमेटिक कोर है 800 से कम है। कुछ यूं तो कह सकते हैं कि भारत के उतने ही राजदूत हैं या जितने की शायद सिंगापुर के होंगे, जो कि बहुत ही छोटा मतलब देश है ये मान के चले। तो ऐसा तो हमेशा मतलब उम्मीद करते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, पर दूसरी बात ये है कि मीडिएशन जो है, मध्यस्थता के लिए बहुत क्या कहते हैं, राजदूतों की सेना की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये इट इज ए मैटर ऑफ पंचिंग अबव द वेट, जो हम कहते हैं कि मतलब छोटी मुंह बड़ी बात, और बल्कि छोटी मुंह बड़ी बात से ही बात बनती है जो मध्यस्थता के मामले में, कि अगर आप देखेंगे जो तो नॉर्वे जैसा एक देश है, जो मैंने लिखा है इसके बारे में, कि वो करीब बहुत ही कम पैसे, यानी कि लगभग 10 करोड़ डॉलर, तो कुछ भी मतलब आजकल के जमाने में भारत के लिए कुछ भी नहीं है, उससे कम में वो, और करीब 12 से 14 वो डिप्लोमेट्स को इस्तेमाल करते हुए वो कितने ही अलग देशों में एक वक्त में, लेकिन डेडिकेटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये डिप्लोमेट्स डायरेक्टली जो है मतलब पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर्स कमेटी को रिपोर्ट करते हैं, और उनके माध्यम से वो कितने ही देशों में मध्यस्थता कर रहे हैं। आपने देखा है कि कोलंबिया के मामले में कैसे नॉर्वे का रोल रहा था मध्यस्थता को लेके, श्रीलंका में भी था, और मतलब इजराइल फिलिस्तीन के मामले में भी रहा है। तो बेसिकली एक स्पेशलाइजेशन कर लिया उन लोगों ने, जो कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, लेकिन जिसको कहना चाहिए डीपर नॉलेज चाहिए, तो थोड़े लोग भी हों, लेकिन अगर वो स्पेशलिस्ट हो जाए इसमें तो वो बड़ा एसेट है। आज आप कतर को देखिए, कतर की कितनी बड़ी होगी डिप्लोमेटिक कोर, और हर जगह दोहा टॉक सुनते रहते हैं हम। दोहा टॉक सुनते रहते हैं आप। सूडान, साउथ सूडान के मामले में भी था दोहा अकॉर्ड्स, और मतलब जैसे ये अफगानिस्तान के मामले को भी लेके है। और आज अगर आप देखेंगे कि मध्यस्थता करने के भी कई तरीके हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जाके सारे पक्षों से मिले। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका जो आपकी जो हो सकता है कि आपकी कैपिटल में आप लोगों को मिलने का एक मौका दें। मतलब मान लीजिए कि जैसे हम बहुपक्षीय अगर बातचीत के समझौते की बात देखेंगे, तो आप देखते हैं कि जैसे पेरिस अकॉर्ड की बात करते हैं, या कुछ, या मान लीजिए ये इस्राइल फिलिस्तीन के मामले में अगर आप देखते हैं, तो कैंप डेविड अकॉर्ड्स, इस्राइल फिलिस्तीन, एक्सक्यूज मी, इजिप्ट और इस्राइल की जो मामले में कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1979, तो और इस्राइल फिलिस्तीन के मामले में ऑस्लो अकॉर्ड्स, मतलब कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि आप अगर अपने देश को ऐसे करें कि यहाँ पे हम मतलब आज तुर्कमेनिस्तान दुनिया में एक तटस्थ देश के देश में माना जाता है। दे हैव डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, लेकिन वहां पे इतने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इस वजह से कि तुर्कमेनिस्तान की धरती पे कितने ही आप देखेंगे, या मिन्स्क, बेलारूस में जो मिन्स्क है, जहाँ पे मिन्स्क प्रोसेस कहा जाता है, जहाँ पे नेगोशिएशंस होते हैं समझौतों की तरफ कई पक्षों के बीच में। अच्छा। तो आप कह सकते हैं कि कोई दिल्ली समझौता है कहीं पे? दिल्ली अकॉर्ड जो है वो सिर्फ दिल्ली अकॉर्ड्स, बॉम्बे ट्रीटी, चेन्नई कॉनकॉर्ड, कैलकाटा एग्रीमेंट कह सकते हैं, या फिर बैंगलोर पुलियाबाजी भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, और क्यों नहीं कर सकते? मतलब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, जब होटल्स हैं हमारे पास, और हम इनवाइट करें यहाँ बातचीत करने को, ऐसे कई देश है, कई लोग हैं, मतलब, और हम बिल्कुल उसमें हमें थोड़ा सा काम जरूर करना होगा, लेकिन कभी शायद सफल हो, कभी असफल हो, लेकिन ऐसी बात है, लेकिन की इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता मतलब कि शांति के प्रति आपका जो है एक कंट्रीब्यूशन है,
ये बहुत अच्छी बात कही राजा आपने, क्योंकि तो सौरभ जैसे ही वही राजा ने थोड़ा काफी यथार्थवादी रीजंस दिए इसके लिए ना, मतलब जैसा उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से मध्यस्थता करने से ही जो मध्यस्थता कर रहा है वो अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, और शक्ति और ओहदा दोनों। सिर्फ मतलब मैं जैसे कहता हूं कि सिर्फ पावर ही जरूरी नहीं होता, ग्रेट पावर्स जिसे कहते हैं उनके लिए सिर्फ पावर जरूरी नहीं होता, एक लेजिटिमेसी भी जरूरी होती है। तो इन दोनों को कंबाइन करके बनती है अथॉरिटी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें करना जरूरी है। जैसे हम लोग देख रहे हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी, वो भी एक उदाहरण है। शायद उसमें हम लोग को कोई पावर नहीं मिल रहा है, ऐसे कोई खास पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें ये बात भी एक लेजिटिमेसी भी बढ़ रही है ना, लोग औहदा बढ़ रहा है बन रहा है जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उस तरीके से मुझे इंटरेस्टिंग लगा जो राजा ने कहा। लेकिन राजा, भारत में आने से पहले एक और बात मुझे जाननी थी, ये मध्यस्थता के मैकेनिक्स क्या है? जैसे आप बोल रहे थे ना कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि मुझे लगता था जैसे बहुत सारे जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व होती है इसमें, लेकिन आप बोल रहे थे ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा बताएंगे ब्रॉडली क्या मैकेनिक्स होते हैं मध्यस्थता के? जी बिल्कुल। देखिए, आज मध्यस्थता जो है, मैं कहता हूँ कि ये एक आर्ट नहीं है, एक साइंस है। अच्छा। मतलब इसको लेके ये ऐसा नहीं है कि एक जमाने में था कि जब ये एक कला की मतलब के रूप में माना जाता था कि आप किस तरह से, वो तो बड़े अच्छी बातें कर लेता है, वो कैसे भी मतलब किसी को तो मना लेता है समझा बुझा का, हाँ, हाँ, मना लेता है, ऐसा दिल जीत लेता है। और पर बिल्कुल इसका इसके इसका एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन आजकल इतना कुछ लिखा गया है इस मामले को लेकर, इतना कुछ स्टडी किया गया है कि अगर आप देखेंगे तो इसके कई स्टेप्स हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उसके बाद में आपको एक समझौता मिलेगा, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप मतलब जब दो पक्ष लड़ रहे हो, जिनके पास जिन्होंने जो सशस्त्र हो और जिन्होंने मीडिया में प्रोपेगेंडा करके, मतलब एक किसी देश में गृह युद्ध ले लीजिए, ठीक है। आजकल बल्कि दुनिया में अगर आप देखेंगे तो गृह युद्ध काफी बढ़ गए हैं। मतलब दो देशों के बीच के युद्ध के मुकाबले जो एक देश के अंदर जो कई गुटों के बीच में जो गृह युद्ध होते हैं, उनकी जो तादाद है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उसमें जो मिशंस हैं उसमें 70% जो मिशंस हैं वो गृह युद्धों की वजह से हैं। अच्छा। मतलब तो बहुत ही ऐसे कम एग्जांपल्स हैं जो गयाना और वेनेजुएला के बीच में संयुक्त राष्ट्र कहीं पे काम कर रहा है वगैरह। लेकिन कई सारे जो चाहे सूडान हो, कांगो हो, माली हो, वहाँ हर जगह पे जो है, क्योंकि इस तरह से टेक्नोलॉजी वगैरह जिस तरह से भी बढ़ गया है कि मध्यस्थता मैं कह रहा हूँ कि लेकिन कि गृह युद्ध बहुत ही जो है फेटल हो गए हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ सालों पहले कुछ आंकड़े निकले थे, 2015 की बात है कि जब एक साल में दो देशों के दुनिया में कोई भी दो देशों के बीच में अगर के युद्धों में जितने देखा जाए तो सिर्फ 30 सैनिक मरे थे। उसके मुकाबले हजारों की तादाद में गृह युद्धों में सीरिया से लेके यमन से लेके हर जगह पे जो थे लोग शहीद हुए थे। तो क्यों? मतलब ऐसे में जो गृह युद्धों के प्रति अगर हम काम करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, तो मतलब जरूरत भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये जब मैं साइंस की बात करता हूँ तो मतलब एक और छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ना करने से भी क्या होता है कि देखिए, जब 1990 में जब सदाम और कुवैत के बीच तनाव छिड़ गया था तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमें कुछ नहीं किया।
तो अगर आप करते, मान लीजिए अगर आप 10 डिप्लोमेट लगा देते वहां पे उस पे करने के लिए, मतलब ठीक है, ये जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि सफलता हासिल होता, बहुत सुपर पावर राइवलरी, बहुत चीजें इन्वॉल्व थी उसमें, लेकिन अगर आप करते तो शायद आपको, जो मैंने कैलकुलेट किया है, कुछ 2 से 5 करोड़ रुपए एक साल में आपके खर्च होते। चाहे सफल होते या ना होते, ये अलग बात है, ये सद्दाम के अपने इरादे थे वगैरह, लेकिन ना करने की वजह से क्या हुआ, सद्दाम ने जब कुवैत पे हमला किया उसके बाद, और उसमें सारे जितने हिंदुस्तानी थे वो ऑयल उनको घर वापस लाना पड़ा। सिर्फ 1,70,000 हिंदुस्तानियों को कुवैत से भारत लाने में, जो मैंने कैलकुलेट किया, लगभग 350 करोड़ रुपए लगे। किसके पैसे थे ये? क्यों खर्चे हमने? और उसके अलावा जो उसकी वजह से की साख बहुत थी उस एरिया में, हम लोग कर सकते थे। बिल्कुल, सद्दाम भी हमें हमारी इज्जत तो करता था, और उसकी वजह से फिर और जो ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, उसके बाद आपके टमाटर से लेके आलू प्याज तक सभी के दाम बढ़ गए थे, यहाँ तक कि इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से रुपये को 1/4 करना, क्या कहते हैं, उसका वैल्यू गिर गया, डिप्रिशिएट करना पड़ा, डिप्रिशिएशन। और साथ में मतलब सोवियत यूनियन के कोलैप्स जो होने लगा, तो हमने अपने भारत के सोने को गिरवी रखना पड़ा। क्या हम भूल गए कि कुछ ना करने से क्या कितना मतलब तकलीफ उठा सकते हैं, और ये आम आदमी को उठाना पड़ा, भारत के आम आदमी को उठाना पड़ा। मतलब अगर आप कहीं मिडिल ईस्ट में 2 देशों के बीच में मध्यस्थता करते, तो आप अपने आम आदमी को इतने तकलीफ से शायद बचा पाते। और बल्कि इसीलिए तो है हम विदेश व्यवहार करते क्यों हैं, ताकि हमारी प्रजा भी सुखी बनी रहे, और अगर मध्यस्थता करेंगे तो कहीं किसी दूसरे देश की प्रजा भी सुखी रहेगी। तो इसमें इससे बड़ी मतलब क्या बात हो सकती है? आप कहते हैं इसमें आजकल जो स्टेप्स हैं, मैं कह रहा था कि अगर आप दो पक्षों को आप जान पहचान करें, आप उनको मैप करें, उसके बाद में वहां पे सिविल सोसाइटी, उसके स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम प्रॉक्सिमिटी टॉक्स कहते हैं कि आप उसके पहले आप एक थ्योरी ऑफ चेंज बनाते हैं कि आप देखते हैं कि भाई कुछ यहाँ पे बदलना है, तो क्या बदलने से ये विवाद खत्म होगा। आप कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस करते हैं और उसके ट्रिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप दोनों पक्षों से मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, और फिर उनको सपोर्ट करने वाले जो दूसरे पक्ष हैं उनसे मिलते हैं, आप प्रॉक्सिमिटी टॉक्स करते हैं, फिर आप एक पीस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब हो सकता है कि आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने खुद कभी डिजाइन किया कि जब 2 पक्षों के बीच में, मतलब एक जगह पे मैं जहाँ पे काम कर रहा था, जो बहुत सशस्त्रीय, मतलब वहाँ पे बहुत बमबारी, दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ बहुत दुश्मनी थी। तो एक छोटी सी हमने जो कोशिश की थी कि वहाँ पे एक इरिगेशन का पाइपलाइन डाला जाए। तो क्योंकि इरिगेशन पाइपलाइन के नाश होने से दोनों ही इफेक्ट हो रहे थे, तो वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जो ओवरसीइंग कमिटी है, उसमें दोनों तरफ के जो है बड़ों को बिठाया जाए, ताकि वो मिलेंगे, लेकिन वो शांति वार्ता करने के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि वो बैठेंगे तो इरिगेशन पाइपलाइन के बारे में बात करने बैठेंगे कि भाई इंजीनियर कैसा काम कर रहा है, ठेकेदार ने काम किया है कि नहीं। लेकिन ये करते करते उनके बीच में एक तो उन दोनों का एक तो उन दोनों का एक कॉमन गोल हो जाता है, ठेकेदार, मतलब ठेकेदार से सही काम कराना। और दूसरा जो होता है इस दौरान की सबसे मिसिंग इंग्रेडिएंट, विच इज ट्रस्ट, भरोसा, एक दूसरे पे भरोसा एक कायम होता है। तो ये तरीके जो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बना के डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप मैसेजिंग करते हैं सारे स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि मध्यस्थता करने वाले पे कई बार शक होता है, ये मुझे क्या बोल रहा है और उसको क्या बोल रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रोल ही ये होता है कि एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना। मतलब कि विवाद अक्सर इस वजह से होते हैं कि मतलब हम गलत समझ बैठा उससे, ये उसको मैं गलत समझ बैठा, तो हम किसी को गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, और
और वो नहीं जानते हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर आप मान के चलें कि खैर दुनिया में लोगों को अपने अपनी मतलब खुदगर्जी भी एक चीज होती है, लेकिन खुदगर्जी के अलावा अक्सर ऐसी चीजें होते हैं कि जो हम घरों में देखते हैं या हमारे सोप ओपेरा में, आप टीवी सीरियल्स में नहीं देखते कि आपने कि एक ने जाके एक से एक चीज बोल दिया, फिर दूसरे से जाके दूसरी बात बोल दी, लेकिन क्योंकि ये दोनों लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो इनको पता नहीं है कि उन दोनों के बीच में कुछ क्रिएट हो रहा है। हाँ, गलत फहमी तो होती रहती है। हाँ, तो गलत फहमी दूर करना मध्यस्थ, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट मैसेजिंग बिटवीन दीज वेरियस। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि उसके बाद मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, कि अगर आप जाके अगर एक समझौते की बात करें तो इसको कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, और लॉन्ग टर्म रिकंसिलिएशन। देखिए, समझौते से कभी शांति कायम नहीं हो जाती। समझौता शुरुआत होता है शांति का, समझौता इशारा होता है शांति का, उसके बाद लॉन्ग टर्म में सोसाइटीज को रिकंसाइल करना होता है। तो उस मामले को में तो मतलब भारत में ऐसे कई समझौते हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल भारत का बहुत एक्सपर्टीज रहा है हमारे अफसरों का, ये बोडो मामले में हो या कई और मामले में। अभी नागालैंड में नागा एकॉर्ड्स की बात की जा रही है। तो लॉन्ग टर्म रिकंसिलिएशन बिटवीन कम्युनिटीज, इसमें भी मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है, और इसमें तो हमारा बहुत तजुर्बा रहा है। बहुत अच्छी क्लास लगाई आपने राजा, बहुत कुछ सुनाई दिया। लंबा और उसमें एक अच्छी बात बोली आपने जो रिकंसिलिएशन के लिए, तो जैसे आपने बोला कुछ एक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व है इसमें, इंडिविजुअल्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओज, और एक चौथा जो है राष्ट्र। तो रिकंसिलिएशन में शायद राष्ट्र को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है ना, क्योंकि राष्ट्र तो सालों साल के लिए है, दशकों के लिए है, जबकि इंडिविजुअल्स कुछ आज हैं कल नहीं है, तो उनके थोड़ा कमजोर हो जाएगा रिकंसिलिएशन उनके साथ। बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी कोई चीज होती है कि आप जब एक राष्ट्र बात करता है तो ये लोग देख के चलते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ आजकल में अगर कोई इंडिविजुअल आके भी बात करे आपसे, तो आप अक्सर देखते हैं कि अच्छा ये इंडिविजुअल कौन से राष्ट्र से, कहाँ से है, कई बार ऐसी बात हो जाती है। मतलब देयर आर केसेस वेयर वो ऐसे महान हो, मतलब जैसे मंडेला ने जब एक बार एक मीडिएशन थी, तो ऐसे में आप देखते हैं कि मतलब उनकी पर्सनल छवि ऐसी रहती है, ऐसा होता है कि और जैसे कई देशों से खत आते थे गांधी जी को, और उनकी मतलब राय जानना चाहते थे कि हमारे देश में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। गांधी जी ने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने, आई डोंट थिंक उन्होंने कहीं मध्यस्थता की भारत के और दक्षिण अफ्रीका के बाहर, लेकिन उनका जो राय मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता था। तो ये बात है कि जो स्टेट्स होते हैं, लेकिन जो राष्ट्र होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं और मतलब एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बना रहता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि पता होता है कि देखिए हम अक्सर सोचते हैं कि इसमें पॉलिटिकल कैपिटल की बात करते हैं। मतलब भारत में कई लोग सोचते हैं कि अच्छा इसमें वैसे आप सिर्फ दो चीजें सोचते हैं, या तो हम सिर्फ छोटे देशों के बीच में मध्यस्थता करते हैं, बात बड़े देशों के बीच में को तो कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब या कि दो बड़े देश जब लड़ते हैं तो उसके बीच में क्या कोई मध्यस्थता करे। लेकिन ये गलत है। अगर आप देखेंगे कि तो जिस तरह से अमेरिका और क्यूबा के बीच में जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई 2012 में, तो उसमें वेटिकन सिटी का क्या रोल था। अगर आप देखेंगे तो कि जब 1970 में ये इट्स वेल नोन फैक्ट कि जब अमेरिका और चीन के बीच में नॉर्मलाइज करने की बात आई रिलेशंस, तो उसमें पाकिस्तान ने जो इंटरमीडिएरी का रोल किया। तो और स्विट्जरलैंड अमेरिका और ईरान के बीच में करता रहा। तो मतलब कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें बड़े बड़े देशों के बीच में भी बड़े बड़े देश भी उन्होंने मध्यस्थता का फायदा उठाया है। बल्कि मैं यहाँ तक है कि भारत ने भी मध्यस्थता का फायदा उठाया। हम कहते हैं कि हमें किसी की दखलंदाजी की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे कई मामले आए हैं विच आर वेल रिकॉर्डेड, वेरिन हम ना कहते हुए भी हम एक सिर्फ इशारे से कहते हैं ठीक है, मतलब
ये कुछ मामले में अगर आप बिहाइंड द सीन्स काम करें तो वी विल एक्सेप्ट इट टू एन एक्सटेंट। और तो हमने फायदा भी उठाया है, और हमने जो हमारी इमीडिएट नेबरहुड है तो वहां पे हमने मध्यस्थता की भी है। तो मैं ये आज ये मेरा ये सुझाव है कि भारत अब ये आगे सोचे और दक्षिण एशिया से बाहर पूरे दुनिया में दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे, अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक मध्यस्थता करने के बारे में सोच विचार करे, और इसके कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी हैं आने वाले 25 सालों में। वाह, अच्छी बात कही आपने राजा। तो अब आ जाते हैं जो कॉमन मतलब हमारी धारणाएं हैं कि क्यों मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। आपने कुछ तो कवर कर ही लिए हैं, लेकिन और कुछ भी ऐसी धारणाएं, उन पे बात करते हैं। तो जैसे एक धारणा ये है कि ये मध्यस्थता करेंगे हम, जैसे मिडिल ईस्ट में आप कह रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो हमारे इतनी प्रवासी भारतीय हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? देखिए, मैंने तो जैसे वो एग्जांपल दिया था कि ना करने से क्या होता है, ठीक है। हम भारत का अब हमने बहुत अच्छी अपने एक स्ट्रेंथ से बना ली है कि कहीं भी अगर कोई गृह युद्ध होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम अपने जो वहां पे हिंदुस्तानी हैं उनको इवैक्यूएट कर देते हैं, अब घर तो वापस आ लेते हैं। तो ये हमने, बल्कि इसका बहुत कुवैत से भी पहले हमने मोजाम्बिक में किया, हमने फिर कई जगह किया, अभी यमन में किया था, लीबिया में किया था, लेबनान में जब 2006 में हुआ था तो क्या था कि कहीं पे अगर युद्ध छिड़ जाता है तो हम अपने देशवासियों को वहां से घर वापस मतलब सेफ एंड साउंड वापस ला देते हैं, ठीक है, तो हिफाजत से। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले वहां पे मीडिएशन, मध्यस्थता में कुछ अपने रिसोर्सेस लगाते हैं तो सोचिए इसके कि शायद ये क्या है, शायद ये करना ही ना पड़ता। मतलब आप सोचिए कि और ना करने से ऐसी भी नहीं है कि अगर आप मध्यस्थता नहीं करेंगे तो वहां पे प्रवासी भारतीय एकदम सेफ एंड सिक्योर रहता है। जब ईडी अमीन ने उगांडा से 1972 में करीब 80,000 प्रवासी भारतीयों को देश निकाला किया था, तो उस वक्त हम क्या कर पाए? हमने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी उसकी ऐसी थी। जब ऐसे कई बार आए हैं कि मतलब जब कोई सरकार बदल जाता है या कुछ चीजें होती हैं, फिजी से लेके तो मतलब कई तो वहां पे मान लीजिए प्रवासी भारतीयों के खिलाफ तनाव बढ़ जाता है वगैरह। तो हम मतलब पोस्ट फैक्टो के करने के अलावा, मतलब अगर हम एक प्रोएक्टिवली करते हैं तो मेरे ख्याल से बल्कि बना रहेगा। खुद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जैसे अपने एक्टिविटी से दिखाया था कि जो उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए वहां पे जो हासिल की थी, और वो हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी करके नहीं थे उस वक्त के हिंदुस्तानी, मतलब जो कि कराची से लेके चेन्नई से लेके शायद पेगू तक के जो थे, बर्मा तक के जो हिंदुस्तानी थे, उन सब के लिए, उनके हक के लिए जो लड़े थे। लेकिन साथ में ही उनके काम की वजह से वहां के जो दूसरे ग्रुप्स थे जैसे एशियंस और तो उन सबको भी जो था एक मार्गदर्शन मिला था, ठीक है। तो आप मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये मान के सोचें कि हम कुछ नहीं करेंगे और इससे हमारे प्रवासी भारतीय सुखी रहेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता। तो तो मेरे ख्याल से अगर आप ये कि आज अगर आप 2 पैसे का खर्चा करेंगे, क्या कहते ₹2 का अगर आप एफर्ट्स करेंगे, तो इसके जो मुनाफे हैं, इसका जो फायदा है बल्कि आपको, तो ये कई गुना है। हाँ, तो ये अवसर लागत की तरह देख सकते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कुछ ना करने का शायद कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि आपको
बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और लोग ऐसा भी नहीं है कि आप सब लोगों को बचा पाते हैं। तो ठीक है, वो बात समझ गए। अब एक और बात आते हैं राजा, हम लोगों ने तिमोर लेस्ट की बात नहीं की। तिमोर लेस्ट जो है वहां पर भी भारत का योगदान रहा है, और ये एक ऐसा उदाहरण है जो दक्षिण एशिया के बाहर भी भारत ने कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। और इससे जुड़ा हुआ सवाल है, अक्सर लोग कहते हैं कि पहले हमको अपने प्रॉब्लम सुधारने चाहिए, जब हमारे प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ निपट जाएंगे तभी हमें ये सब मध्यस्थता करनी चाहिए, क्यों फालतू में और कहीं जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब एक बात है कि जो कहते हैं कि पहले हमारे मतलब भाषा में भी एक कहावत है कि पहले घर निपटाओ फिर दुनिया का देखेंगे। लेकिन देखिए, ये तो वही बात हो गई कि पहले गरीबी हटाओ फिर अंतरिक्ष की बात करेंगे। तो वो तो हमने क्या नहीं है, हम तो मतलब हम ऐसे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और हम बल्कि हम जो चीजों में जिस मामले में सफलता हासिल करते हैं घर में, बल्कि वो हम दुनिया को दिखा भी सकते हैं। आज हम वैक्सीन मैत्री के अलावा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बात कर रहे थे जैसे कि जन धन योजना और आरोग्य सुरक्षा की जो बातें हैं, जो स्कीम्स हैं, तो इसका भी मतलब जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो मतलब बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चल रहे हैं, लेकिन इसका भी हम जो है टेक्निकल असिस्टेंस और इसकी जानकारी दूसरे देशों को दे सकते हैं। तो ये हमारा रहा है कि हम दुनिया की कभी कह सकते हैं कि अगर कि भारत दुनिया का एक छोटा रूप है, तो एक भारत दुनिया के एक लेबोरेटरी टाइप भी रहा है कि कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हम भारत में करते हैं, वो दुनिया में कई लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। और हमने इसलिए अपने आप को कभी रोका नहीं कि हमें घर पे ये निपटाना चाहिए। और बल्कि 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था और हमारे बॉर्डर पे कई इश्यूज चल रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो टिमोर लेस्टे में जो स्पेशल ऑनवॉय थे संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने तो वो भारत के थे। तो इस तरह से मतलब जो इसे कहते हैं बैंडविड्थ, डिप्लोमेटिक बैंडविड्थ की जो बात करते हैं कि मतलब कि अगर हम ये कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। भारत का इस तरह भारत की ऐसी क्षमता है आज कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत अगर चाहे तो अपने सारे मामले जो देश को इस वक्त परेशान कर रहे हो या जो देश के लिए मुहिम हो, उनके साथ निपटते हुए उसी वक्त दुनिया के किसी दूर किनारे पे भारत मध्यस्थता कर सकता है, बल्कि कई जगह पे कर सकता है, और ऐसी भारत की क्षमता है। तो प्रणय, मैं इसको बोलता हूँ या नहीं ये भी, इसको बिल्कुल, कहते हैं और नहीं एंड। बिल्कुल। बस कुछ ही हाँ प्लीज। एक और मतलब धारणा है राजा, जो आखिरी है, बाकी तो आपने काफी अच्छे से समझा ही दिया हमें। तो एक और धारणा रहती है कि पहले हमें मिलिट्री पावर बनना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो मध्यस्थता है उसमें फोर्स का प्रयोग होता है, जैसे अब अमेरिका का अफगानिस्तान में हम लोग देख ही रहे हैं। तो पहले वो इकट्ठा करें और उसके बाद मध्यस्थता करें। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, फोर्स की तो बात ही, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब जब हम कतर की बात कर रहे थे तो कौन सी मतलब सेना लेके आते हैं वहां पे, या नॉर्वे हो गया। नॉर्वे हो गया। और जैसे बुर्किना फासो ने जब माली में जब उन्होंने मध्यस्थता की थी माली के फैक्शंस के बीच में, तो वो कौन सी सेना लेके आ रहे थे, या फिर कौन सी ट्रेजरी के बल पे आ रहे थे। तो ऐसी बात है कि मध्यस्थता के लिए मतलब सोच और एक पॉलिटिकल विल, और मैं तो कहता हूँ मतलब ये राजनीतिक क्षमता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, तो ये राजनीतिक क्षमता है कि दी पॉलिटिकल एबिलिटी कि आप कंसेंट हासिल करें। और बल्कि कंसेंट भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम कहते हैं हम कभी न्योते के लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो है कंसेंट हासिल करने की कई हासिल भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई आपको बुलाए और कहे कि आइए हम मध्यस्थता कीजिए। अक्सर आपको लगता है कि
इस विवाद की वजह से इस रीजन में बल्कि दुनिया में एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। और तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कंसेंट हासिल करने के भी कई तरीके हैं। तो कंसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेंट के बिना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तो ये तो है ही। और मिलिट्री पावर की जब बात करते हैं, देखिए इंडिया की कुछ ये है, इंडिया ने बल्कि अपने जब पीस कीपिंग में कई बारी अपने सेनाओं को भेजा है, लेकिन उसका डिप्लोमेटिकली हमने इक्विवेलेंट नहीं किया है इतना ना। अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कि संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा मेरे ख्याल से, जहाँ जो मध्यस्थता कर रहा है कई देशों में, शांति वार्ता करता है, लेकिन वो शांति दूत जो संयुक्त राष्ट्र के होते हैं उसमें से कितने हिंदुस्तानी हैं आज? देखिए, तो बल्कि एक ही जगह है मेरे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ पे कोई भारत के ऐसे जो शांति दूत हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो हिंदुस्तानी है, बाकी कोई भी जगह नहीं है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि आप और इसका वैसे जो जितने हिंदुस्तानियों ने ओवर द इयर्स काम किया है शांति दूत बन के, संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत बन के, तो बल्कि उनकी तो बहुत अच्छी छवि है। लेफ्टिनेंट जनरल लिडर थे साउथ सूडान में, एम्बेसडर कमलेश शर्मा में बात कर रहा था टिमोर लेस्टे में। तो आप उन जैसों के तजुर्बा का आप फायदा उठाएं। और हमारे खुद जो एम्बेसडर श्याम सरन, एम्बेसडर लांबा जैसे जो मतलब कई जो ऐसे जिनकी मतलब एक छवि है, जिनके एक्सपीरियंस है, आप उनके तजुर्बे का भी जो है, ये एम्बेसडर मेनन है, तो उनका जो इसका आप फायदा उठाएं और कोशिश करें कि थ्रू ए मैकेनिज्म की ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज विद इन योर फॉरेन सर्विस, तो आप पहले वो नॉलेज डेवलप करें और फिर कोशिश करें कि पहले संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे, शायद क्योंकि वो सबसे आसान होगा भारत के लिए। भारत तो इस वक्त सदस्य भी है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आप मध्यस्थता करने की कोशिश करें और उसके बाद उस तजुर्बे के साथ आप खुद कहीं और जाके किसी दूसरे देशों में अकेले मध्यस्थता करने की कोशिश करें। और तो इसमें ये बात भी है राजा, जरूरी नहीं है ना कि इन लोगों को एम्बेसडर्स होना चाहिए या फिर क्योंकि अगर हम लोग ये पॉइंट पर हमेशा अटक जाते हैं कि 800 ही लोग हैं, तो ये इन सब चीजों के लिए तो हम लोग 800 के बाहर भी जा सकते हैं ना। भारत में टैलेंट की तो कमी नहीं होगी इन सब मामलों में, नेगोशिएशंस तो काफी चीजों में करते हैं हम लोग। जैसे राजा ने बोला है कि हमारे पास इतने जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट वगैरह में एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, वो लोग कोई एम्बेसडर्स थोड़ी थे, हम वो टैलेंट रीयूज कर सकते हैं ना। जी, अक्सर कई आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स ने नॉर्थ ईस्ट में क्या है, उनको उनके तजुर्बे का हम फायदा उठाएं। कई आईएएस ऑफिसर्स जो मतलब एक कलेक्टर का काम भारत में मतलब एक आधा टाइम तो मतलब यही मतलब मध्यस्थता करने में ही निकल जाता है। एक डीएम कलेक्टर का काम कोई आसान नहीं होता है। तो आप उसका फायदा उठाएं, आईएएस आईपीएस के बारे मतलब को भी इन्वॉल्व करें। और ऐसे कई सिविल सोसाइटी लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे देश में मध्यस्थता करके मतलब कई मामलों में कोशिश की है। मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम आप देखते हैं, जैसे कश्मीर के मामले में गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एक सिविल सोसाइटी ग्रुप को मध्यस्थता करने के लिए, जानकारी के लिए, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर उनके हम मतलब हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के नाते हम एक कोड नहीं डेवलप कर रहे हैं मीडिएटर्स का। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं और इन सब का जो है एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं। तो जो कई न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं, जो कुछ बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, और ये भी नहीं कहता कि पॉलिटिशियन मतलब मैं कि एक छोटा सा मतलब एग्जांपल दूं कि कैसे आप विपक्षी दल के पॉलिटिशियन को के तजुर्बे का भी आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं। जब एक केस है जो खुद बहुत मशहूर है अभी, कि जब एक इश्यू आया था तो 1990 के दशक की बात है, तो नरसिम्हा राव जी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री थे,
लेकिन उन्होंने विपक्षी दल के जो नेता थे वाजपेयी जी, उनको भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि इस मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वाजपेयी जी विदेश व्यवहार मंत्री रह चुके हैं और उनका ऐसा तजुर्बा है, वो जानते हैं। तो मतलब हमारे जो नेता हैं, उनमें भी जो काफी तजुर्बा है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम्बेसडर्स ही करें। मध्यस्थता जो है एक और लाइक आई सेड, इट्स अ साइंस। इफ यू हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड कोर, तो इसका इस तरह जैसे गवर्नर स्वराज जो है, सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड, उनको वो मीजो अकॉर्ड में इनफैक्ट उन्होंने मध्यस्थता की थी, तो उन्होंने इंसिस्ट किया था कि इनको गवर्नर बनाइए इसके बाद, तभी हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मतलब कई आप अक्सर देखते रहते हैं, जैसे मतलब सिविल सोसाइटी लीडर्स हैं, मतलब अन्ना हजारे जी की बात तो की जैसे थे, और ऐसे आई एम सेइंग कि और जो हिंदुस्तानी कई जो दूसरे देशों में काम करते हुए और वहां पे कई काफी मशहूर हो गए, तो अब प्रवासी भारतीय भी हैं, आप उनका भी मतलब उनके तजुर्बे का भी फायदा उठा सकते हैं। वाह, वाह, ये तो अच्छी नई बात जानने मिली। अब एक और बात राजा, आपने जैसे कहा था कि अगले 20-30 सालों में और मौके आने वाले हैं, तो थोड़ा आपने डरा दिया हमको। तो लेकिन आप ये बताइए कि कहाँ और कैसे शुरुआत कर, मतलब कहाँ और कब मध्यस्थता करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और भारत के लिए कहाँ करना ज्यादा जरूरी है आज के दौर में? बिल्कुल, देखिए कहाँ करनी चाहिए, दो चीजें हैं कि कभी भी घर निकलने से पहले हम देखते हैं ना कि बारिश हो रहा है कि नहीं, और छाता लेके चलना चाहिए कि नहीं, और फिर तो पहले आप मौसम का अनुमान लगाएं कि कहाँ पे राजनीतिक मौसम कैसा है, और दूसरी बात आपकी आप क्षमता तो सही है, लेकिन क्षमता तो हर कोई क्षमता देखे बिना तो नहीं जाएंगे, लेकिन साथ में आपकी इंटरनल पॉलिटिकल विल कितनी है कि आप किस हद तक, क्योंकि मध्यस्थता ऐसे तो नहीं है कि आप जाएंगे एक बारी बात करके वापस आ जाएंगे, इट टेक्स इयर्स लॉन्ग कमिटमेंट। तो हम कब करें? अब मेरे ख्याल से जो हम मल्टीपोलर एनार्की, जो तक्षशिला ने जो सिनेरियोस डिजाइन किए थे, मेरे ख्याल से जो मल्टीपोलर एनार्की है उसमें कई मौके ऐसे आएंगे मध्यस्थता करने के, मतलब मौके ही नहीं बल्कि जरूरत भी पड़ेगी, जरूरत भी पड़ेगा मतलब भारत को मध्यस्थता करने का। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कहाँ आने वाले 25 सालों में मतलब जिस तरह का इस वक्त दुनिया का हालत मतलब ठीक नहीं है, शायद ही कभी ऐसा कोई मौका आया हो इतिहास में जब सब कहें कि दुनिया में सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त खासकर जो जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, जो टेंशन चल रहे हैं, एक्सक्यूज मी, और जिस तरह का जो क्राइसिस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म की हम बात करते हैं, तो मतलब जिसमें कि कई देश जो हैं वो आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुपक्षीय बातचीत में उनका भरोसा मतलब कम हो रहा है, ऐसा लगता है। और कई जगह देशों में एक पॉपुलिस्ट फोर्सेस जैसे आ गए हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो इस सिनेरियो में एक तनाव बहुत बढ़ गया है दुनिया में, और ये ऐसे वैसे तनाव नहीं है, मतलब ये हमने कोल्ड वॉर के अंत का शायद फायदा ठीक से नहीं उठाया, और फिर आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद, कोरोना के बाद जो है कई देश जो है मतलब इंसुलेटेड हो गए हैं, मतलब वो सिर्फ कि आप ये मतलब अपने फायदे की बात सोच रहे हैं, अपने बायलैटरल एड कम होने लग गया है, सब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, सिकुड़ गए हैं, बिल्कुल हाँ, आत्मनिर्भर कह सकते हैं, लेकिन साथ में सिकुड़ गए हैं एक तरह से, ये जरूर। तो इस वक्त कई ऐसे मतलब अफ्रीका से लेके आर्कटिक, बल्कि रिसोर्सेस के लिए जो जैसे जैसे पृथ्वी के दो छोर, जो मैं गया हूँ आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स, और पिछले एक बारी मैं पुलियाबासी में बात की थी कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज दुनिया का नक्शा बदल रहा है। तो ये जो नक्शा जब बदल जाएगा, जब ये हमारे बर्फीली छोर, उत्तरी पोल छोर पे
जब बर्फ पिघलेगा और वहां से जब नेविगेशन आसान होने लगा है, तो वहां पे जो कंपटीशन है रिसोर्सेस का वो बढ़ेगा। तो आर्कटिक से लेके तो और आप देख रहे हैं कि एक टेंशन हो गया है कि हम पहले समझते थे कि लोकतंत्र तो सब चीज के जवाब है और हर जगह पे लोकतंत्र तो बना ही रहेगा, लेकिन आप एक पुश बैक की देख रहे हैं कि कुछ देशों में लोकतंत्र का नक्शा ही बदल गया है, बल्कि इलिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि है तो लोकतंत्र लेकिन लगता नहीं है लोकतंत्र, मतलब कुछ बदलने लगा है। या फिर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप कि कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्यों चाहिए हमें, तो मतलब कोई एक नेता हो या मतलब कि दूसरे सिस्टम क्यों ना हो, ऐसे सवाल आने लग गए हैं। हमारे इलेक्टोरल इलेक्शंस पे कई देशों में इलेक्शंस पे आपने, मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि चुनाव पे सवाल उठाने की बातचीत के बाद जो है आजकल मतलब इतना कॉमन होने लग गया है कि ये तो बहुत मतलब देयर इज अ रियल रीजन टू फियर कि लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। तो ऐसे में कई देशों में द रियल थ्रेट ऑफ डोमेस्टिक टेंशंस इज देयर, और ऐसे में मध्यस्थता की जरूरत है। तो इसलिए भारत को अपनी क्षमता बनानी चाहिए इसमें कि आने वाले 25 सालों में आर्कटिक से लेके अफ्रीका से लेके अमेरिका से लेके पैसिफिक तक कई, और मैंने चैप्टर में लिखा भी है किताब में, कई कुछ मैप में दर्शाया भी है कि कहाँ पे हम मीडिएशन की अपॉर्चुनिटीज होंगे। चलिए, आपने मतलब चेतावनी वाली मौके पे हम खत्म कर रहे हैं, इससे पहले आपने ऑलरेडी समझाई दिया कि हम कैसे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं ये चीज के लिए। आई मीन शुरुआत शायद यूएन वगैरह के थ्रू करके और प्रॉपर हम कॉन्फ्रेंस वेन्यू की तरह हम रख सकते हैं, यूएन के साथ शुरू कर सकते हैं, होस्ट बन सकते हैं बेसिकली, और हमको बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए ताकि हम ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स कर भी रहे हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल शक्ल दे सकें, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, मतलब नॉलेज मैनेजमेंट बनाएं आप, शायद प्रधानमंत्री कार्यालय में शायद आप एक छोटा सा मीडिएशन सेल बना लें, या फिर आप और एम्पावर करें आप, इसमें पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करके रखें। और अक्सर जो मध्यस्थता होता है मतलब ये काफी मतलब अंडर लो प्रोफाइल तरीके से होता है, बिल्कुल, और इसमें हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वो करते वक्त आप लॉन्ग टर्म नजर से चलें। और विदेश व्यवहार में इन जनरल भारत का लॉन्ग टर्म नजरिया रहा है कि सरकारें बदली, लेकिन आपने देखा कि न्यूक्लियर डील जैसे साइन किया था तो सरकारें बदली लेकिन वो चलता रहा, वी रिस्पेक्ट इट एंड सो ऑन, देयर इज अ कंटिन्यूटी इन आवर फॉरेन पॉलिसी। तो हम इसी तरह से जो है मध्यस्थता के मामले में एक कंटिन्यूटी बना के रखें, एक छोटा सा टीम कायम करें, उसको रिसोर्सेस दें, एम्पावर करें, विद द एम कि अगले 20-25 साल में हम दुनिया में एक शांति का एक चिन्ह बने, कि दुनिया में अगर भारत का कोई नाम लेंगे तो वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे भारत एक महान लोकतंत्र है, बल्कि ये भी कहेंगे कि भारत दुनिया में एक शांति कामुक देश है, जो कि एक जो मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, पूरी दुनिया में विश्व शांति बनाने में जो है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आइडियल था कि विश्व गुरु के नाम पे जो हम बात करते हैं, तो भारत पूरे विश्व शांति के लिए, विश्व में शांति की तरफ काम करता है, तो ये छवि बने हैं हमारी। ये तो अपने बहुत अच्छा कहा, और काफी बात भी चलती है हिंदुस्तान में कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब बोल बच्चन के अलावा ये कुछ असली में कर सकते हैं। तो ये इस मेरे ख्याल से कॉन्क्रीट और पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। तो बहुत मजा आया राजा, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने तो शुरू किया था, मुझे लगा ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली चीज है, पर आपने बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि नहीं, इससे हमें देश का भी फायदा और हमारा भी फायदा है, और ये करनी चाहिए चीज, और हम काबिल भी हैं करने को। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू राजा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया।